अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मेरा नाम बिलाल अब्बासी है। नाज़रीन, साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान को तोशाखाना रेफरेंस में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने नाअहल करार दिया है। वो स्टोरी ब्रेक की है सीनियर इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर हैं राना अबरार साहब ने। राना अबरार साहब आज मेरे साथ मौजूद हैं। इन्होंने ये स्टोरी ब्रेक की 2020 में। इन्होंने इस स्टोरी पर काम शुरू कर दिया जब इमरान खान की हुकूमत थी, इमरान खान वज़ीर आज़म थे, और इमरान खान पर इल्ज़ाम ये है कि उन्होंने तवाइफ सेल किए जो उन्होंने एहसास शो नहीं किए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में। राना अबरार साहब को बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा। इनके घर में इनकी वालदा को कहा गया, अगर आपका बेटा इस गेम से पीछे नहीं होगा, अगर ये स्टोरी ब्रेक करेगा तो आपके घर में आपके बेटे की लाश आएगी। इनके ऊपर हमला हुआ, कातलाना हमला हुआ, ये रुके नहीं, लेकिन इन्होंने स्टोरी ब्रेक की। वज़ीर आज़म इमरान खान को इलेक्शन कमीशन ने नाअहल करार दिया। राना साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। राना साहब, आप तो हाथ धोकर इमरान खान के पीछे पड़ गए थे इतनी धमकियों और थ्रेट्स के बावजूद। जी बिल्कुल, आपने देखा है कि इलेक्शन कमीशन का जो फैसला आया है तो इमरान खान के ऊपर कंसीलमेंट साबित हो गई। जो तहफ़ उन्होंने तोशा खाना से लिए थे वो अपने सालाना गोशवारे में असासों के अंदर डिक्लेयर नहीं किए। अब क्वेश्चन ये है कि क्यों डिक्लेयर नहीं किए, हालांकि डिक्लेयर कर देते। डिक्लेयर इसलिए नहीं किए कि उन्होंने कोई चोरी की हुई थी। जब कोई चोरी की हुई होती है, बंदे ने कोई वारदात की हुई होती है, तो उससे बनाए गए एसेट वो डिक्लेयर नहीं कर सकता, इसलिए उन्होंने डिक्लेयर नहीं की है। बिलाशुबा मैंने स्टोरी दी थी, और देखिए हम न्यूट्रल होते हैं, जर्नलिस्ट कभी भी किसी के साथ पार्टी नहीं होता। ना तो मेरा पीटीआई के साथ कोई कंसर्न है, ना इमरान खान के साथ है, ना किसी और के साथ। लेकिन ये बिलाशुबा एक जर्नलिस्ट के लिए प्राइड की बात होती है कि उसकी स्टोरी एक नेशनल इशू बन जाए, और न सिर्फ इशू बन जाए बल्कि अदालत में जाकर साबित भी हो। ये जो फैसला आया है ना, ये ऐसे समझ लें कि पूरे मामले का 10% को भी बामुश्किल कवर करता है। असल मामला तो अभी छेड़ा ही नहीं गया है, जो कि छेड़ा जाना ज़रूरी है, इस पर इन्वेस्टिगेशन ज़रूरी है। और मैं आपको ये बता दूं कि 23 नवंबर 2020 को मैंने आरटीआई रिक्वेस्ट के ज़रिए इमरान खान के तहफ़ की तफसील मांगी थी। वो तफसील अभी तक मुझे हुकूमत की तरफ से नहीं मिली है। हालांकि पीटीआई की गवर्नमेंट चली गई, उसके बावजूद मौजूदा हुकूमत से भी नहीं मिली। उसमें मैंने जो चीज़ें मांगी हैं वो ज़रा थोड़ा सा मानीखेज हैं, और उसके अंदर बहुत बड़े राज हैं। सबसे पहली बात यह है कि मैंने ये मांगा कि इमरान खान ने जो तोहफे जो घर लेकर गए हैं, उन तहफ़ की डिटेल स्पेसिफिकेशन मुझे बताई जाए, क्योंकि ये मेरा हक है, राइट ऑफ एक्सेस टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2017 के तहत है। तो क्योंकि जो ये लिस्ट एक मंतर आम पर आई हुई है, इलेक्शन कमीशन में भी पेश की गई, जो तहफ़ इमरान खान ने अपने पास रखे हैं, घर लेकर गए हैं, इनमें स्पेसिफिकेशन नहीं बताई गई। मतलब एक घड़ी है, लिखा गया है वन रेस्ट वॉच, आगे कंपनी का नाम लिखा गया है। डिप्टी सेक्रेटरी होता है तोशा खाना का इंचार्ज, जो वो होली सोली होता है, उसकी मर्जी होती है कि चीज़ की कीमत 100 रुपया लिख दे या 1 रुपया लिख दे। अब रूल्स के मुताबिक उस जो कीमत असेस की जाती है, डिटरमिन की जाती है, उसका 20% इमरान खान ने पे किया है। हुआ ये है कि मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक जो 1 करोड़ रुपए की चीज़ थी, उसकी कीमत 15 से 20 लाख रुपए मुकर्रर की गई। 1 करोड़ रुपए की मालियत की चीज़ की। अच्छा, इमरान खान ने उस 15 या 20 लाख का 20% दिया है। तो अगला जो मेरा क्वेश्चन है वो ये है कि जो चलो ये हो गया, मगर ये जो पेमेंट की है इमरान खान ने 20%, ये किस अकाउंट से हुई है? क्या ये इमरान खान के अकाउंट से हुई है या किसी और के अकाउंट से हुई है? असल गड़बड़ घोटाला यहाँ पर है। आप ये तो कह रहे हैं कि इस कोर्ट में मेरे लिए प्राइड है, और अच्छी बात है कि आपकी खबर जो वायरल हुई और नेशनल इंटरनेशनल मीडिया की खबर ज़ीनत बनी है। तो ये क्या आपकी जो खबर है, ये जो डिसीजन है इलेक्शन कमीशन का, ये सुपीरियर कोर्ट में जाकर टिक सकेगा या नहीं? और दूसरी, आप ये जो कह रहे हैं कि जो मैंने खबर ब्रेक की है, जो आपके पास इंफॉर्मेशन है, उसके 10% उसका फैसला दिया है इलेक्शन कमीशन ने, आपकी खबर क्या थी? नहीं, फैसला नहीं दिया। इलेक्शन कमीशन का अपना स्कोप इतना था। जो मामला इलेक्शन कमीशन में गया उसमें तो इलेक्शन कमीशन ने फैसला दिया, लेकिन ये मामला नैब का है। इसके ऊपर नैब की इन्वेस्टिगेशन ज़रूरी है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के पास तो इतना स्कोप है ना, इसीलिए ये एक एंगल से किया है। जब नैब इन्वेस्टिगेशन करेगा तो ये बहुत बड़ी करप्शन साबित होगी, साबित शुदा मिसकंडक्ट है इमरान खान का, क्योंकि पहले अंडर प्राइसिंग की गई और उसके बाद जो पेमेंट की गई वो उन्होंने नहीं की, बल्कि उनकी किसी एटीएम ने की है।
तो ये सारा मामला जब आएगा तो नैब का एक रेफरेंस बनेगा, उसमें इमरान खान को यकीनन सज़ा होगी। मैं समझता हूँ कि जो इलेक्शन कमीशन का फ़ैसला है ये बहुत बेहतरीन फ़ैसला है, और जो हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया है इसमें भी ये सरवाइव करेगा। मेरा जो तोशा खाना का केस पड़ा है हाई कोर्ट में, जिसमें गवर्नमेंट गई थी रेट पिटीशन लेकर हमारे खिलाफ कि इंफॉर्मेशन रोकी जाए, तो हम एक दरख्वास्त देने जा रहे हैं जो इमरान खान की तरफ से अपील की गई है और हमारी जो पड़ी है रेट पिटीशन, इन दोनों केसेस को क्लब कर लिया जाए और उनका एक साथ फैसला सुनाया जाए बजाय अलग अलग फैसला सुनाने के। तो फिर लग पता जाएगा कि जब ये तो छुप छुपा कर जो है ना एक मामले के ऊपर रिलीफ लेने की कोशिश कर रहे हैं, जब दोनों केस क्लब हो जाएंगे, पूरा मामला जब आ जाएगा ना, तो फिर पूरे मामले का जवाब देना पड़ेगा, जजों को मुतमईन करना पड़ेगा। तो इसमें इमरान खान को यकीनन मेरे ख्याल में परेशानी का सामना होगा। ये एक कौमी मसला है कि इसके तोहफा बेचने की वजह से, मैं आपको बताऊं कि जो ग्रैफ की घड़ी थी हीरे वाली, जो मोहम्मद बिन सलमान क्राउन प्रिंस सऊदी अरबिया ने गिफ्ट की थी बड़ी मोहब्बत के साथ पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को, वो घड़ी जब दुबई बिकने गई ग्रैफ के शोरूम के ऊपर, तो होता यह है कि उन घड़ियों पर कोड होता है। जब उन्होंने कोड के ज़रिए डिटेक्ट किया तो पता चला कि उसके ख़रीदार मोहम्मद बिन सलमान क्राउन प्रिंस है। तो उन्होंने ग्रैफ कंपनी की तरफ से फ्रैंकफर्ट से, उनका हेडक्वार्टर से जो है वो एक ईमेल गई थी मोहम्मद बिन सलमान के ऑफिस में कि क्या ये आप तस्दीक करते हैं कि ये घड़ी आपने बेचने के लिए भेजी है। वो ये तस्दीक करती है कंपनी। अच्छा, जब ये मेल उन्होंने पढ़ी तो उन्होंने कहा ये तो हैरान कौन है, बिलाखिर जो है MPS के सामने रखी गई वो ईमेल का प्रिंट रखा गया। तो उसने देखा तो परेशान हो गया। उसने सऊदी अरब की इंटेलिजेंस एजेंसी जो है, मेन एजेंसी, उसको ऑर्डर किया कि इस मामले की तहकीकात की जाए, कौन सी घड़ी है। उसको तो याद नहीं था, भूल गया था। जब तहकीकात की गई तो पता चला कि बताया गया कि ये पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को ये घड़ी दी गई थी तोहफे में, वही घड़ी है। उसके बाद पाकिस्तान का इसकी वजह से ये नुकसान हुआ कि सऊदी अरब से एक 6 अरब डॉलर का रिलीफ पैकेज का मुआहदा हुआ था पाकिस्तान का, जिसमें 3 अरब डॉलर इमदाद दी थी सऊदी अरब ने स्टेट बैंक का पाकिस्तान में नकद रखवाए थे, और 3 अरब डॉलर का डेफर पेमेंट पर तेल सऊदी अरब प्रोवाइड कर रहा था। मगर जब ये मामला सामने आया तो वो डील कैंसिल कर दी सऊदी अरब ने इस घड़ी की वजह से, और पाकिस्तान को नोटिस जारी कर दिया था कि 24 घंटे के अंदर 3 अरब डॉलर वापस किए जाएं। तो आपको याद होगा कि उस वक्त पाकिस्तान के पास पैसे नहीं थे, रातों रात 1 अरब डॉलर चाइना से लेकर अदा किया गया सऊदी अरब को। 2 अरब डॉलर की शाह महमूद कुरैशी ने जाकर माफ़ी मांग ली थी, पाँव पकड़ लिए थे कि हम देंगे लेकिन इतना हमें अर्जेंट हम नहीं दे सकते। और तेल हमें आज भी नहीं मिल रहा है। मौजूदा हुकूमत भी गई है, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी और बाकी काबीना गई थी। आपको याद होगा जैसे नई हुकूमत आई थी सऊदी अरब गए थे। तो आज तक ये कोशिशें करने के बावजूद वो रिलीफ पैकेज बहाल नहीं करवा पाए हैं। उस ATM का क्या नाम है जिसने ये रकम पे की है 10% की? जुल्फ़ी बुखारी। कुछ तहफ़ की रकम जुल्फ़ी बुखारी ने पेमेंट की है, कुछ तहफ़ की रकम वो जो है ना, क्या वो जो PTI का सेनेटर है, मुझे नाम उसका नहीं आता, फैसल जावेद, बड़ा ज़ोर ज़ोर से स्टेज पर बोलता है, हाँ उसके भाई ने की है, खुर्रम गालबन उसका नाम है। कुछ की उसने की है, कुछ की और लोगों ने की है। बहुत सारे तहफ़ है ना, और एक टाइम पर भी नहीं आए, आहिस्ता आहिस्ता मिलते रहे। तो किसी पर कोई गाहक किसी मौका पर लग गया, किसी मौका पर कोई गाहक लग गया। तो एग्जैक्टली ये कितने का ये जो घपला हुआ है जिसकी वजह से रेफरेंस बना, तकरीबन क्या क्या चीज़ें सेल हुई हैं? हाँ, अगर मार्केट वैल्यू एक्यूरेट मार्केट वैल्यू निकलती है तो 1 अरब रुपए से ज़्यादा का घपला है। वो गाड़ियाँ जो कि पिछले हुक्मरानों ने ली हैं, जो तोहफे उनको मिले थे, गाड़ियाँ मिली थी तोहफे में, वो उन्होंने रिटेन किए हैं, लेकर गए, लेकिन वो क्या उन्होंने वो मार्केट में बेची है? उन्होंने वो मार्केट में नहीं बेची, आज भी उनके ज़ेरे इस्तेमाल हैं। ये इमरान खान और दूसरों में फ़र्क यही है कि इसने जाकर तोहफे मार्केट में बेचे हैं। अगर आप किसी को बर्थडे में तोहफा देते हैं और वो जाकर मार्केट में बेचे तो आपको कितना बुरा लगेगा? ये कानून की खिलाफ वर्जी हुई है। कानून में लिखा हुआ है रिटेन कर सकता है, ये नहीं लिखा हुआ कि परचेज कर सकता। रिटेन करने का मतलब है अपने पास रख लेना। और इसकी जो एग्जेक्टिव समरी है इन रूल्स की, उसमें ये लिखा हुआ है कि इसलिए हक है रेसिपिएंट को तोहफा अपने पास रखने का, क्योंकि वो कहता है क्योंकि मुझे फ़लाँ डिग्नेटरी ने, फ़लाँ शख्सियत ने ये तोहफ़ा दिया है, ये मेरे लिए यादगार की हैसियत रखता है, मैं इसको अपने पास
रखना चाहता हूं ज़िंदगी भर के लिए। राणा साहब, ये केस सुपीरियर कोर्ट में टिक सकेगा इलेक्शन कमीशन का? आपने डिसीजन देखा होगा। जी, मैं समझता हूं ये टिकेगा और हो सकता है कि ये सज़ा बढ़ भी जाए, क्योंकि ये सज़ा कम है कि ये 1 साल की नाअहली हुई है ना कि मौजूदा असम्बली की मुद्दत पर। इससे पहले जिन लोगों को एसेट डिक्लेयर ना करने पर, मतलब कंसीलमेंट के ऊपर डिसीजन हुए हैं, उनकी कम अज़ कम नाअहली जो है 5 साल के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइफ टाइम के लिए नाअहली हुई है। तो बताएं, आपने ये इतनी बड़ी स्टोरी की है और हमें ज़राए ने बताया है को आप जब पीटीआई की दौरे हुकूमत थी उस वक्त आपने रिकॉर्ड मांगे तोशाखाना रेफरेंस पे, तो आपको 2 से 3 बार नौकरी से निकलवाया गया। किन किन नौकरियों से निकलवाया गया और किसने निकलवाया? जब ये मामला ओपन हुआ, हाईलाइट हुआ, तो मुझे बताया मेरे उस अखबार की मैनेजमेंट ने कि फवाद चौधरी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर का फ़ोन आया कि अगर आप इसको रखेंगे तो फिर आपको इश्तिहार नहीं मिलेंगे। इसलिए उन्होंने मुझे टर्मिनेट कर दिया था लेटर जारी करके। हालांकि मैंने 5 साल वहाँ काम किया। 5 साल में से 3 साल मुझे एक्सीलेंस रिपोर्टर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिलता रहा। उसके बावजूद मतलब वो मजबूर हो गए। उसके बाद ये 2020 की बात है। मैं साल तकरीबन 10 महीने बेरोज़गार रहा और 2021 में मैंने एक और टीवी चैनल ज्वाइन किया, बड़ा टीवी चैनल है, तो मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता। तीसरा दिन था, मुझे मेरी एक खबर, मतलब मैंने एक बिपर दिया था। जैसे ही मेरा नाम आया, अभी फ़ोटो भी नहीं आया था, तो सीईओ साहब जो कि लाहौर होते हैं वो इस्लामाबाद आए हुए थे और मुझे कॉल आई कि सीईओ साहब आपको बुला रहे हैं, आप उनके पास आए। मैं जब गया तो उन्होंने कहा कि आप मेरे लिए अफोर्डेबल नहीं है, मैं आपको अफोर्ड नहीं कर सकता, मुझे अफसोस भी है, मैं माजरत करता हूँ, आप ये 1 महीने की सैलरी ले लें। और उन्होंने मुझे 1 महीने की सैलरी दी और मैंने कहा कि सर आपकी बड़ापन है, अगर आप मुझे गेट पर ही बता दिया जाता, इंटरव्यू ना होना चाहिए, तो मैं क्या कर लेता। तो मैं जा रहा हूँ। ये वहाँ पर मुझे 2 नौकरियों से जो है हाथ धोने पड़े। उसके बाद हुआ ये है कि मेरे ऊपर टैग लगा दिया गया तोशाखाना का। खास बात ये, आप स्टेट के अगेंस्ट नहीं बात करें, आप स्टेट के हक में बात करें, फिर भी आपको टीवी चैनल या मीडिया चैनल वाले नहीं। ये स्टेट हमारी है, मैं इंडस वैली का बंदा हूँ, मैं इस धरती का पुराना बाशिंदा हूँ, हमारी 5000 साल की तारीख है। इस स्टेट के खिलाफ क्यों होंगे हम? ये स्टेट तो हमारी धरती माँ है। बात यह है कि इसमें उस हुकूमत के हवाले से जो उस हुकूमत का किरदार था या उस वज़ीर आज़म का किरदार था, मैं तो उसकी बात कर रहा हूँ कि उन्होंने कानून की संगीन खिलाफ वर्जी की है, मिसकंडक्ट किया है। मिसकंडक्ट इसकी इन्वेस्टिगेशन की जाए तो साबित होता है। और इसके अलावा आपको किन किन धमकियों का सामना करना पड़ा, किन किन नताज का सामना करना पड़ा और आपके ऊपर हमला भी हुआ, हमारे ज़राए ने बताया। हम गए थे, 2021 की बात है, गर्मियों का मौसम था, तो 2 दोस्त और थे, सवात गए थे। तो वहाँ पर सैदू शरीफ में पीटीआई के कुछ वर्कर इकट्ठे हो गए, उनको पता नहीं पहचान लिया था या कोई मुखबिरी जैसे भी हुआ, तो उन्होंने जो है ना हमारे साथ हमारे ऊपर हमला किया और हमें मारा पीटा था, हम जख्मी भी हो गए थे। फिर हम थाना सैदू शरीफ जाकर एप्लीकेशन दी थी, तो वहाँ पर जो है शौकत यूसुफजई है और बाकी उनके मिनिस्टरों के फ़ोन आना शुरू हो गए और हमारी FIR नहीं हो सकी थी। तो हम वहाँ पर तो परदेसी थे, हम वहाँ उनका मुकाबला भी नहीं कर सकते थे, इसलिए हम वापस आ गए। इसके अलावा आज भी मेरे खिलाफ़, मेरी फैमिली के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयाँ पीटीआई की तरफ से हो रही हैं। मेरा ताल्लुक़ राजनपुर से है। मेरे भाई के खिलाफ एक झूठा FIR करवाया गया है, अभी तक हम उसको भुगत रहे हैं। ये इंतकामी कार्रवाइयाँ मुसलसल चल रही हैं। पिछले 3 दिन से 2-3 दिन जब से ये फैसला आने का इम्कान था, तो मैंने एक ट्वीट किया, फिर फैसला आ गया। मुसलसल पीटीआई का गालम गलोच ब्रिगेड मेरी ट्रोलिंग कर रहा है, मुझे नंगी गलीज गालियाँ दी जा रही हैं, मेरे ऊपर तरह तरह के इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, मेरी किरदार कुशी हो रही है। और मैं आपके इस प्लेटफॉर्म के तरफ से DG FIA से मैं मुतालबा करता हूँ, उनको रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो लोग इस काम में मुलव्वस हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाए और उनके खिलाफ FIR की जाए। मैं जल्दी दरख्वास्त भी देने जा रहा हूँ। आपकी वालदा को भी धमकी दी गई और ये कहा गया कि अगर आपका बेटा बाज नहीं आया तो आपकी बंद पेठी आएगी, ये बात सच है? ये बिल्कुल सच है। मुझे बिल्कुल, मेरी वालदा को उस वक्त, ये तो है सितंबर एंड सितंबर का एंड था, 25-26 तारीख थी 2021। तो उस वक्त जो है एजेंसियों के लोग गए थे मेरे घर पे, मैं घर में नहीं था, तो मेरी वालदा को ये धमकी दी गई थी, तो वो रोने लग गई। लेकिन उन्होंने कहा था कि देखें, हम जो है ख़ानदानी लोग हैं, हम राजपूत हैं, हम ऐसी धमकियों से नहीं डरते हैं।
तो अब हुकूमत पाकिस्तान या आला ओहदेदारान से क्या कहना चाहेंगे? पहले आपको इतना ज़्यादा ख़तरा था, आप पर हमला हुआ, आपके वालदेन को जाके धमकियाँ देते रहे, अब तो फ़ैसला आ गया है, नायल हो चुके हैं इमरान खान साहब। हुकूमत पाकिस्तान, वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह से क्या कहना चाहेंगे? आप इस्लामाबाद में घूमते हैं, इन्वेस्टिगेटिव स्टोरीज़ करते हैं, आपको ख़तरा भी है और आपकी जान को भी ख़तरा है। राना सनाउल्लाह को पता है कि ये भी राणा है, ठीक है। मैं कभी भी एक राणा दूसरे राणे से कभी भी जो है ना कमज़ोर बनकर इमदाद नहीं मांगता। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद थे राना अबरार साहब, इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर हैं। ऐसी स्टोरी ब्रेक की है जिसकी वजह से साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को नाअहल होना पड़ा है। अपने मेज़बान बिलाल अब्बासी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।